चलो तो थोड़ा सा लेटेस्ट देख लेते हैं अपन। सूडान, हाँ सूडान बताता हूं। देखें, अच्छा मैं कुछ कुछ कैरेक्टर्स बता रहा हूं समझने के लिए, इनको समझ जाओगे तो आपको सूडान समझ में आ जाएगा। जैसे ये अगर देखें अपन, ये है सूडान, मतलब अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ ईस्ट में स्थित सूडान। ठीक, समझना इसको। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अभी बहुत हाईलाइटेड चल रहा है ना, 15 अप्रैल से ये स्थिति निर्मित हुई है सूडान में। और सूडान विवाद हो सकता है क्योंकि लेटेस्ट है तो पूछ सकता है इसमें, क्योंकि उस साल के लेटेस्ट को पूछता है। तो सूडान की स्थिति को अगर हम देखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का देश है, अफ्रीकी महाद्वीप के, जो कि उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में है अफ्रीका। सूडान सबसे पहले एक, मतलब ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा राष्ट्र हुआ करता था अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल रीजन। उसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल था, इसके आधार पर सूडान अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश था 2011 के पहले तक। 2011 के बाद से अब ये तीसरा बड़ा राष्ट्र हो गया। ठीक है, ये जो सूडान है इसकी स्थिति को अगर हम समझेंगे ना, तो जैसे अगर देखें सूडान से ये लग करके, ये इसको हम कहते हैं आपका लाल सागर, ये लाल सागर बह रहा है। ठीक है ना। अब सूडान की स्थिति देखें, सूडान के अगर हम चारों ओर देखेंगे, जैसे अब यहां पर अगर देखें अपन, जगह कम बचा, ये है आपका इजिप्ट, मिस्र। ठीक, और अगर हम इस तरीके से देखें, ये तो ये है आपका दक्षिणी सूडान। सूडान सूडान ये हो गया। अब ये 7 देशों से घिरा है, ऊपर में मिस्र है और नीचे में दक्षिण सूडान है। पहले ये दोनों एक हुआ करते थे, मैं बताता हूं ये अलग कैसे हुए, है ना। तो ऊपर में इजिप्ट और नीचे में क्या हो गया, सूडान। इसके इधर में, मतलब पश्चिम क्षेत्र में 3 देशों से ये घिरा हुआ है, 3 देशों से। ये है लीबिया। ठीक, एक लीबिया हो जाएगा। यह है चाड, चाड से गुजरा है। और यह है आपका मध्य अफ्रीकी गणराज्य। ठीक है ना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये देश का नाम है। तो 5 देश हो गए। ये लाल सागर से जुड़ा हुआ एक देश इसको घेरा है, जिसको कहते हैं इरिट्रिया। और यहां से ये एक देश घिरा है जिसको कहते हैं इथोपिया। समझना बेटा। तो अभी जो सूडान क्राइसिस चल रहा है, तो उस क्राइसिस को समझने के पहले इसके ज्योग्राफिकल रीजन को, इसके इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। तो पहले तो समझो कि सूडान, देखो ये लाल सागर इसके बाजू से निकल रहा है, 7 देशों से लैंड लॉक्ड है ये, कंप्लीटली लैंड लॉक्ड नहीं है क्योंकि एक तरफ इसके लाल सागर भी है। ठीक, तो कैसे 7 देश को पकड़ेंगे, तो ऊपर में इजिप्ट, दक्षिण में दक्षिणी सूडान, 2 देश हो गए। पश्चिम में 3 देश हो जाएंगे, लीबिया, चाड और मध्य अफ्रीकी गणराज्य। 3 2 5 हो गए। और जो इधर आपका दक्षिणी साइड है, मतलब पश्चिम दक्षिण जिसको बोलेंगे अपन, मतलब पूर्वी दक्षिण, इरिट्रिया और आपका इथोपिया। तो 5 2 और 7 देश जिनसे ये जुड़ा हुआ है। अब इसी कहानी को
ध्यान से सुनना बेटा, सूडान की खास बात समझो। ये जो सूडान है, 3 चीजें जिसके लिए आज बोलते हैं ना कि भविष्य में अगर कभी युद्ध होगा या तीसरा विश्व युद्ध कभी हो गया तो वो एनर्जी के लिए होगा, ऊर्जा के लिए, ईंधन के लिए। और अगर हम सूडान की बात करें तो सूडान में ऑयल, तेल और मिनरल्स और गोल्ड सबसे बड़े माइंस हैं पूरा ओवरऑल सूडान में। द सूडान इज एनरिच्ड विथ ऑयल्स, मिनरल्स एंड गोल्ड्स। समझ आए? ये 3 प्रमुख चीजें हैं इसमें। तो ज्योग्राफिकल इसका रीजन समझ में आया। एक अफ्रीकी देश है, पहले अफ्रीका का सबसे बड़ा देश होता था, अफ्रीका के उत्तर पूर्व में स्थित है, 7 देशों से और एक तरफ लाल सागर से घिरा हुआ है। ऑयल मतलब तेल, मिनरल्स खनिज और आपका गोल्ड सोने में समृद्ध है। तो जितने भी पश्चिमी देश होंगे, अमेरिका पकड़ लो, यही चाहिए, तेल चाहिए, सोना चाहिए। उधर ऊपर में अगर सेकंड काउंटर पार्ट देखोगे, रशिया को देखोगे, तो रशिया को क्या चाहिए? रशिया को तेल वेल नहीं चाहिए, उसके पास खुद में खूब पर्याप्त है। रशिया को ये जगह चाहिए। क्यों? क्योंकि रशिया जानता है कि सबसे ज्यादा व्यापार कहां होगा? एशिया में। और अगर लाल सागर में, अगर सूडान का देखो, सीधा सूडान यहां से जुड़ रहा है, अगर सूडान पर या सूडान रशिया को अपना दोस्त मान लेता है तो सीधा सीधा लाल सागर में उसको बैठने मिल जाए। और लाल सागर आगे जाकर के मिलेगा ये इंडियन ओशियन पर, तो सीधा कहां पहुंच जाएंगे अपन? हिंद महासागर। सही बात। तो रशिया, क्योंकि इधर अमेरिका और चाइना एक हो जाते हैं, तो अगर लाल सागर पर रशिया को मतलब सूडान अगर दोस्त बन गया और लाल सागर में जगह मिल गई रशिया को, तो रशिया लाल सागर से होते हुए कहां पहुंच सकता है? सीधे इंडियन ओशन, हिंद महासागर पहुंच जाएगा। और रशिया और भारत जब मजबूत होंगे तो चाइना कमजोर पड़ जाएगा, काउंटर बैलेंस किया जा सकता है। तो ये इसका ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है। अमेरिका के लिए समझ गए, तेल ईंधन चाहिए, और रशिया के लिए क्या चाहिए? वो मार्ग चाहिए, लाल सागर। इन सब से अलग कुछ कहानी इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, उसको समझना बेटा। देखिए, जो सूडान है, जिसको आज हम 2 भागों में बांट करके देख रहे हैं, दक्षिणी सूडान और वो, बेसिकली सूडान स्वतंत्र हुआ 1 जनवरी 1956 को स्वतंत्र हुए। सूडान जो है, सूडान स्वतंत्र हुआ 1 जनवरी 1956 को। इसके पहले, ध्यान सुनना बेटा, इसके पहले ये गुलाम था। और किसका गुलाम था? 2 देशों का। एक इजिप्ट जो उत्तर में है, मिस्र, और एक वही जिसने सबको गुलाम बनाया, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। तो दोनों का गुलाम था और दोनों से स्वतंत्र हुआ। तो कब स्वतंत्र हुआ? 1 जनवरी 1956 को। क्लियर हुआ? अब एक बात बताओ, यूके किस रिलीजन को फॉलो करता है? क्रिश्चियन, है ना, मतलब ईसाई धर्म को। इजिप्ट किसको फॉलो करेगा? मुस्लिम से, है ना। अब जब इन दोनों का शासन होगा, जब 2 अलग अलग रिलीजन के लोग शासन कर रहे हैं, तो सूडान में भी तो 2 रिलीजन आएंगे। फिर एक क्या आएगा? मुस्लिम, और एक क्या हो जाएगा आपका? ईसाई। और इसी को लेकर के पहले जो कंप्लीट सूडान हुआ करता था, उसमें दोनों में युद्ध होने लगा। क्योंकि जो दक्षिण हिस्सा था सूडान का, दक्षिण हिस्सा जो सूडान का था, वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया था। क्रिश्चियंस उसमें ज्यादा थे, अफ्रीकन क्रिश्चियंस कहा जाता था। एक्चुअली क्रिश्चियंस मतलब अगर यूके वगैरह के लेंगे तो गोरे होते हैं, बट यहां पर ब्लैक अफ्रीकन हुआ करते थे, इसलिए उनको काले अफ्रीकी ईसाई कहा गया, ये ब्लैक अफ्रीकन। और इधर क्या थे आपका? अरेबिक मुस्लिम, मतलब अरब देश के मुस्लिम थे। और इन दोनों के बीच में काफी लंबा गृह युद्ध चला, बहुत लंबा, सूडान और इनके बीच में। और जब ये गृह युद्ध चला, इसकी शुरुआत जो है आपका
ये जो शुरू हुआ, इसकी शुरुआत आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब सूडान और इसके बीच में, मतलब जो साउथ सूडान है उनके बीच में जो युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, ये शुरू हुआ 1980 में। 1980 में इन दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। समझ गए? अरबिक मुस्लिम्स और अफ्रीकन क्रिश्चियंस, इन दोनों के बीच में। अच्छा, अब इसको भी समझो। जो सूडान है जिसमें आपका अरबिक मुस्लिम्स है, अरबिक मुस्लिम्स, इनकी आबादी 90% थी, देवर 90%। और जो अफ्रीकन जो क्रिश्चियंस थे ये थे 6% साउथ साइड। तो गवर्नमेंट किसकी बनेगी? तो बेसिकली सूडान जो गवर्नमेंट थी, सूडान गवर्नमेंट वाज डोमिनेटेड बाय द अरबिक मुस्लिम्स। और दोनों में एथनिसिटी, नरजातीयता, शकल से हम कैसे दिखते हैं, चमड़ी का रंग कैसा है, एथनिसिटी, इसमें भी डिफरेंसेस थे, है ना। दक्षिण सूडान में काले लोग थे, उत्तरी सूडान में, मतलब जो ऊपर का सूडान है उसमें क्या थे, आपका गोरे लोग थे। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो अरबिक मुस्लिम्स की तरफ से पूरा सूडान गवर्नमेंट थी, समझ रहे हो? इनकी तरफ से क्या थी? पूरा आपका सूडान गवर्नमेंट थी। और इन लोगों ने भी इनके खिलाफ क्या कर दिया? लड़ना चालू कर दिया। समझ में आया? अरे समझ रहे हो? इसका नाम था, जो युद्ध लड़ रहा था दक्षिणी सूडान तरफ से, इसका नाम था SPLM/A, सूडान पीपल्स लिबरेशन मूवमेंट और आर्मी। जो दक्षिणी सूडान की ओर से लड़ रहे थे सूडान सरकार से, उसका नाम था SPLM-A, सूडान पीपल्स लिबरेशन मूवमेंट/आर्मी। मतलब वो आंदोलन भी था और वो सेनाएं भी। ये 1980 से शुरू होता है। सूडान और दक्षिणी सूडान के बीच में गृह युद्ध, सिविल वॉर जिसको बोलते हैं, मिलिट्री वॉर जिसको बोलते हैं। एग्जैक्टली इसको मिलिट्री का दर्जा तो हासिल था नहीं, तो ये काइंड ऑफ गृह युद्ध जो है वो दोनों के बीच में शुरू हो जाता है। समझ बात? अब इसमें होता क्या है कि देखो, 1980 से स्टार्ट हुआ ये जो युद्ध है, वो कहां स्टार्ट होता है आपका? 1980 से 1980। 2005 में यूएनओ ने पहली बार हस्तक्षेप किया दोनों के बीच में। मतलब यूएनओ ने क्या किया? जो सूडान गवर्नमेंट है, ठीक, और जो सूडान पीपल्स लिबरेशन मूवमेंट या आर्मी है, इनके बीच में हस्तक्षेप किया और कहा कि युद्ध को रोको। और दोनों के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट हुआ। In 2005, with UNO intervention, there was comprehensive agreement signed by both, ठीक है, the Sudan government and the SPLM-A, ठीक। ये शांति समझौता था कि पहले युद्ध रोके, बातचीत करें, और आवश्यकता हो तो फिर विभाजन भी करें। और इसी SPLM मतलब कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट के तहत 9 जुलाई 2011 को फिर यह तय हुआ कि जो अफ्रीकन क्रिश्चियन पॉपुलेटेड एरिया है, सूडान का जो सदर्न पार्ट है, इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट, इसको अलग कर दिया जाना चाहिए। और 9 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान स्वतंत्र हो गया, ठीक। दक्षिणी सूडान जो है स्वतंत्र हो गया और ये 55वां देश हो गया अफ्रीका का। समझ में आया? इस कहानी का बहुत जुड़ाव है वर्तमान सूडान विवाद से। ये समझ में आया कैसे, क्या था सूडान, कैसे विभाजन हुआ, रीजन क्या रहा, है ना। तो ये सूडान और दक्षिणी सूडान का विभाजन हो गया और दक्षिणी सूडान जो है 9 जुलाई 2011 को एक नया राष्ट्र बन गया, संप्रभु राष्ट्र बन गया। और इस तरीके से दक्षिणी सूडान अलग हो गया और जो बचा हुआ, जिसको हमको उत्तरी बोलना चाहिए,
एग्जैक्टली वो उत्तरी नहीं, उसको सूडान कहा जाता है। सही बात। अब इस तरीके से सूडान अब मोस्टली, अब अगर आप देखोगे तो उसमें क्या है, अरबिक मुस्लिम्स है बस, मोस्टली और भी रीजन्स है बट मोस्टली 97% जो है आपका अरबिक मुस्लिम्स है। तो ये इस तरीके से सूडान का विभाजन हो गया। अब इसके दूसरे हिस्से में आते हैं, विवाद की ओर चलते हैं। कुछ चीजों को मैं समझाने जा रहा हूं, एकदम अच्छे से समझना बेटा। देखो अब हम सूडान की बात कर रहे हैं। सूडान मतलब समझिए ना, अब दक्षिणी सूडान से कोई मतलब नहीं। अब हम सूडान की बात करें। सूडान का विवाद जो है, सूडान क्राइसिस, अगर हम इसको समझना चाहें अभी वर्तमान में जो हो रहा है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सूडान की पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। होता क्या है, देखें सूडान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। सूडान का कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है कि वहां पर एक राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट, और वहां पर एक प्रधानमंत्री भी होगा। ठीक है, ठीक है। देयर विल बी प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर टू गवर्न सूडान। प्रेसिडेंट होगा और प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति सैन्य अधिकारी बन सकता है, मिलिट्री ऑफिसर, या राष्ट्रपति सिविल पॉलिटिशियन बन सकता है, राजनीति से चुन करके आने वाला व्यक्ति कोई। जबकि प्रधानमंत्री हमेशा कौन बनेगा आपका, कोई ना कोई सिविल पॉलिटिशियन ही बनेगा। मतलब जनता जिसको चुन करके भेजेगी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर, वेयर एज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर और एनी मिलिट्री ऑफिसर कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ सूडान। बात समझे। अब हुआ क्या, देखें, तीन नाम सुनो फिलहाल। एक है आपका मोहम्मद अल बशीर। मोहम्मद अल बशीर, मोहम्मद अल बशीर जो है ये सूडान का आर्मी चीफ था। सूडान की आर्मी को आर्मी ना कह करके SAF कहा जाता है, सूडान आर्म्ड फोर्स, SAF बोलते हैं। उसका चीफ था मोहम्मद अल बशीर। ठीक है। इसने क्या किया कि 30 जून 1989 को सेनाध्यक्ष रहते हुए यह सूडान का राष्ट्रपति बन गया। क्योंकि राष्ट्रपति कौन बन सकता है, सैन्य अधिकारी या सिविल पॉलिटिशियन। ठीक है। और मोहम्मद अल बशीर जो है 1989 में 30 जून 1989 में सूडान का राष्ट्रपति बन गया, एज ही वॉज द चीफ ऑफ SAF, क्योंकि वो SAF का सैन्य प्रमुख था। और जब ये बना तो ये चाहता था कि पूरा पावर सेंटर जो है, सारी शक्ति सेना के पास में है। लेकिन एक पद ऐसा था जो इस चीज के आड़े आ रहा था, और वो था प्रधानमंत्री। क्योंकि PM जो है वो हमेशा कौन बनेगा आपका। तो उस समय सादिक अली, ठीक है ना, सादिक अली महाद, ये वहां का प्रधानमंत्री था, सादिक अली। तो इसने 30 जून 1989 को राष्ट्रपति बनते ही सादिक अली महाद जो था, जो प्रधानमंत्री था, का पद ही समाप्त कर दिया। ठीक है। द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर वॉज एबोलिश्ड, एब्रोगेटेड, खत्म कर दिया, रहेगा ही नहीं प्रधानमंत्री। समझ आया। ये 30 जून 1989 की बात से लेकर वर्ष 2019 तक ये बशीर जो है ये सूडान का राष्ट्रपति रहा। 30 साल, 30 जून 1989 टिल 2019
ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ सूडान। समझ गए? अब ध्यान से सुनो। और ये भी खुद गया नहीं, ही वॉज ओवरथ्रो, फेंका गया, सत्ता उखाड़ी गई, तब हटा। और कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती थी डूबी जहां पानी कम था। है? तो इसकी कश्ती तो पानी में ही डूबी, लेकिन डुबाया इसके अपनों ने। जिसको इसने अपना समझा उसी ने इसको दे दिया। देखो क्या करता है बशीर, जो कि राष्ट्रपति है। 2019 में अमेरिका में दो चीजें हैं। किसी भी देश में दो प्रकार की सेनाएं होती हैं। एक सेना होती है जिसकी कोर मिलिट्री है ना, जिसको कहा जाता है, जैसे वी हैव आर्मी, हमारे देश में आर्मी है। और आर्मी को सपोर्ट करने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है, अर्धसैनिक बल जिसको कहा जाता है। हर देश ऐसा बना करके रखता है क्योंकि सैन्य ताकत दिखती है सभी देशों को, और अर्धसैनिक बलों की संख्या दूसरे देशों को नहीं देनी पड़ती। तो सैन्य ताकत तो दिखती है लेकिन अर्धसैनिक बल नहीं दिखते। तो हर देश क्या करता है, अपने देश में एक सेना रखता है जो कि हमारी बाउंड्रीज को कवर करेगी, और उसके साथ में कुछ पैरामिलिट्री फोर्स रखता है जो कि इंटरनल इंसर्जेंसी को भी देखरेख करती है, बाकी चीजों पर भी देखरेख करती है। जैसे हमारे देश में मिलिट्री है ना, उसके बाद बहुत सारे अर्धसैनिक बल है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, ये तमाम हमारे अर्धसैनिक बल है। सूडान में एक तो वहां की सेना है जिसको कहा जाता है सूडान आर्म्ड फोर्सेस, और एक उस देश में अर्धसैनिक बल है, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसको कहा जाता है आरएसएफ, रैपिड सपोर्ट फोर्स। ठीक है, एसएएफ एंड आरएसएफ, रैपिड सपोर्ट फोर्स। समझ में आया कि नहीं है? ठीक। अब देखो बशीर ने क्या किया, जो सेना है सूडान की, उसका अध्यक्ष चीफ बनाया अब्दुल बुरहान को। ठीक है, अब्दुल बुरहान, ठीक है ना, इसको बनाया अध्यक्ष, मतलब सेना का चीफ बना दिया। ठीक। और अब्दुल हमदिन दगालो को आरएसएफ का चीफ बनाया, अर्धसैनिक बल का चीफ। दोनों जनरल हैं, जनरल बुरहान एंड जनरल दगालो। सही बात। जनरल बुरहान जो है वो एसएफ चीफ, और जनरल दगालो जो है वो क्या बन गया आपका, आरएसएफ का चीफ। ये बनाया किसने, बशीर ने 2019 में। इसके पहले तक वो बशीर ही क्या था, सेना अध्यक्ष भी था और राष्ट्रपति ही। 2019 में इसने क्या किया कि सेना चीफ बना दिया, एसएफ चीफ बना दिया, किसको, बुरहान को, जनरल बुरहान, और दगालो को आरएसएफ चीफ बना दिया। कहानी समझ में? अब देखो, आदमी जो किया रहता है उसको पता रहता है कि मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। ये खुद जो है सादिक अली महादिक का करीबी था, लेकिन जब ये राष्ट्रपति बना तो उसी की सत्ता को उखाड़ फेंका और पूरी शक्ति अपने पास लिया। ये जानता था कि ये जब सेना अध्यक्ष था, इसने जब उखाड़ फेंका तो यहां पर जो सेना अध्यक्ष बनेगा वो भी कहीं ना कहीं इसको हटा सकता है। तो इसने क्या किया, बशीर ने अब्दुल बुरहान को तो सेना चीफ बनाया, लेकिन सबसे ज्यादा वो भरोसा किस पर करने लगा, आपका दगालो पर। ये तो एज अ आर्मी चीफ ताकतवर था ही, प्रेसिडेंट के सपोर्ट से इसकी भी ख्याति क्या होने लगी, बढ़ने लगी, आरएसएफ चीफ की, दगालो। अरे समझ रहे हो? लेकिन ये भूल गया कि यार ये दोनों भी तो दोस्त हो सकते हैं, मितान। ये सोचता रहा, इसको मजबूत करता रहा कि ये बैलेंस रहेगा, और ये दोनों आपस में मिलकर के क्या करने लगे, बातचीत करने लगे, यार कि हम लोग को शासन करना चाहिए, ये कहां इसको अपन रखे हुए हैं। और परिणामता क्या होता है कि ये दोनों मिल जाते हैं, और दोनों मिल करके बशीर को क्या करते हैं,
आपका 2019 में अपदस्थ कर देते हैं और 11 अप्रैल 2019 को जो अब्दुल बुरहान रहता है वो सूडान का राष्ट्रपति बन जाता है ना। जो बुरहान है वो राष्ट्रपति बन जाता है, जनरल बुरहान। समझ में आया कहानी? अभी तक दोस्ती चल रही, ठीक? अब होगा वॉर, ठीक? तो बुरहान जो है राष्ट्रपति बन गया, ये बेचारा भी यही है, दगालो, ठीक? अब ये राष्ट्रपति बन गया। अब देखो होता क्या, ये जो बुरहान है ये चाहता है कि अमेरिका से अच्छा संबंध हो, ठीक? इजराइल से अच्छा संबंध हो, ये ऐसा चाहता है। मतलब अमेरिका, इजराइल ये कैसे देश है? डेमोक्रेटिक नेशन। अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए जो जनरल बुरहान है वो चाहता है कि सूडान जो है उसके संबंध अच्छे हो। किससे? अमेरिका से, इजराइल से, रशिया से, सबसे अच्छे संबंध। अब यहां एक बात समस्या ये थी कि संबंध तो अच्छे होंगे, लेकिन अमेरिका और इजराइल कैसे हैं? ये लोकतांत्रिक देश हैं, दे आर डेमोक्रेटिक नेशन। जबकि बुरहान या जो सूडान है अभी वर्तमान में, वो कैसा देश है? अभी सैन्य शासन वाला देश है। तो एक डेमोक्रेटिक नेशन जो होगा कभी भी मिलिट्री रूलिंग कंट्री को पसंद नहीं करेगा। तो अब बुरहान ने सोचा कि हमको भी डेमोक्रेटिक दिखना चाहिए, और लोकतांत्रिक दिखने का तरीका क्या अपनाया? तो बुरहान ने क्या किया, एक संस्था का गठन किया जिसका नाम था टीएससी। टीएससी, ठीक है ना? टीएससी गठन। टीएससी का फुल फॉर्म है ट्रांजिशनल सोवरेन काउंसिल। ट्रांजिशनल सोवरेन काउंसिल, ये टीएससी। इस टीएससी में दो प्रकार के सदस्य आएंगे। एक होंगे सिविल पॉलिटिशियंस, है ना, सामान्य राजनीतिज्ञ। टीएससी ट्रांजिशनल सोवरेन काउंसिल दो प्रकार के लोगों से मिलकर बनेगा। एक होगा आपका, कहेंगे सिविल पॉलिटिशियंस, और एक होगा आपका मिलिट्री जुंटा, ठीक है? जुंटा इज अ सुडानियन वर्ड विच मीन्स लीडर्स, है ना? जुंटा एक सुडानी शब्द है जिसका अर्थ है लीडर, नेता। तो मिलिट्री जुंटा बेसिकली अ ग्रुप ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स। अब आप इसको ऐसा समझो, इसने कहा कि एक मंत्री परिषद होगी, जैसे हमारे यहां मंत्री परिषद होती है, एक मंत्री परिषद होगी। हमारे मंत्री परिषद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य आते हैं। इसने बोला एक मंत्री परिषद होगी। भाई मंत्री परिषद होगी तभी तो लोकतांत्रिक दिखेगा देश। तो मंत्री परिषद ऐसी होगी कि उसमें दो जगहों के सदस्य आएंगे, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा से मंत्री आते हैं, उसमें आएंगे एक आपका सिविलियन पॉलिटिशियंस जिसको जनता चुन करके भेजेगी, और एक होंगे मिलिट्री ऑफिशियल्स जिनको मिलिट्री जुंटा कहा जाएगा, मतलब सेना के बड़े बड़े अधिकारी। यानी सेना के अधिकारी और जनता के द्वारा चुने हुए लोगों से मिलकर के क्या बनेगा आपका, उनका मंत्री परिषद, जिसको नाम दिया गया ट्रांजिशनल सोवरेन काउंसिल, टीएससी। अब ये तो मंत्री परिषद बन गई, कोई तो इसका अध्यक्ष बनना चाहिए। ये जो सिविल पॉलिटिशियंस हैं और जो मिलिट्री जुंटा है, दे विल इलेक्ट द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ टीएससी। ये जो सदस्य होंगे ये टीएससी का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेंगे, है? जो टीएससी का अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रपति कहलाएगा, और जो टीएससी का उपाध्यक्ष होगा वो उपराष्ट्रपति कहलाएगा, है? The chairman will be the president, vice chairman shall be the vice president. समझ रहे?
और 11 अक्टूबर 2019 को जैसे ही बुरहान ने मतलब राष्ट्रपति बना, तो 2019 में ही इन्होंने तय किया, अगस्त 2019 में टीएससी का गठन कर दिया और इस टीएससी ने अपना चेयरमैन चुन लिया बुरहान को, राष्ट्रपति बने। और बुरहान के कहने पर टीएससी ने अपना चेयरमैन, वाइस चेयरमैन चुन लिया दगालो को, और इस तरीके से दगालो जो है उपराष्ट्रपति। और इस तरीके से जो सूडान केवल सैन्य देश दिखाई दे रहा था, सेना शासित देश दिखाई दे रहा था, अब लोकतांत्रिक देश दिखाई देने लगा। बुरहान इलेक्टेड पर्सन है, चुना हुआ व्यक्ति है बाय टीएससी, एंड टीएससी इज अ इलेक्टेड बॉडी बाय द सिविल पॉलिटिशियंस। समझ रहे हो मेरी बात को? दगालो उपराष्ट्रपति, ये भी चुना हुआ, प्रधानमंत्री के पद नहीं। और इस तरीके से सूडान जो है एक लोकतांत्रिक देश के रूप में दिखाई दे रहा है। अरे समझ रहे हो? कहां खो गए हो रे? सूडान पहुंच गए ख्यालों में है? चेहरा नहीं दिखा पा रहा हूं, तुम लोगों ने दिखाता अच्छा लगता चेहरा और देखते तो। ठीक है, तो ये इस तरीके की स्थिति है। अब दोनों राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन गए हैं, अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अभी तक बढ़िया सब कुछ चल रहा है। अच्छा, अब एक चीज देखो बेटा, गौर करो हर बात पर जो इन्होंने टीएससी बनाया गया, टीएससी टू प्रेजेंट सूडान एज अ डेमोक्रेटिक नेशन। सूडान को एक लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए टीएससी बनाया गया। टीएससी में जो एस और सी है, दैट इज बेस्ट, सोवरेन काउंसिल, संप्रभु परिषद, जो अपना निर्णय खुद लेगी। बट द डिफरेंस इज दैट टी स्टैंड फॉर ट्रांजिशनल, संक्रमणकालीन, अस्थायी। जब भी किसी में ट्रांजिशनल लग गया मतलब वो अस्थायी है। अस्थायी इसका मतलब कभी ना कभी उसको समाप्त होना है। तो जब टीएससी बना उसी समय ये तय भी हुआ होगा कि ये कब तक के लिए रहेगा। तो याद रखें, द टीएससी वाज मेड इन अगस्त 2019 फॉर 39 मंथ्स, 3 साल 3 महीने के लिए बनाए। भारत या 36 3 साल और 3 महीना, 39 महीने के लिए टीएससी बना था। उसके बाद फिर इलेक्शन होगा, ऐसा ना। और इसमें भी जब टीएससी बना तो इसमें 2 बातें तय हुई। टीएससी में 2 लोग हैं, एक सिविल पॉलिटिशियंस है, आम जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति, और एक मिलिट्री ऑफिसर है, मिलिट्री जुंटा। तो इसमें यह तय हुआ कि जो मिलिट्री जुंटा है, इट विल रूल्ड ओवर सूडान फॉर 21 मंथ्स, मतलब ये जो है आपका 21 मंथ शासन करेगी। और जो रिमेनिंग जो सिविल पॉलिटिशियंस होंगे, दे विल रूल्ड ओवर फॉर द नेक्स्ट 18 मंथ्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मालूम बता दो। ठीक, ऐसे कर रहे हैं, इतना गंभीर मुद्दा चल रहा है? जब देखो, तो ये तय था, है ना, पहले 21 महीने जो है ये मिलिट्री रूल होगा, एंड देन लेटर ऑन द सिविल पॉलिटिशियन विल रूल ओवर फॉर द नेक्स्ट 18 मंथ्स। शुरुआत के 21 मंथ्स ये करेंगे, उसके बाद 18 मंथ्स ये शासन करेंगे। अब देखो भाई, ये जो 21 मंथ था, इट वाज स्टार्टेड सिंस अगस्त 2019 एंड इट वर अबाउट टू एंड ऑन नवंबर 2021। और नवंबर 2021 से सेना का शासन, जो सेना का राष्ट्रपति था, उपराष्ट्रपति था, वो हट जाएंगे। समझ रहे हो? अरे हाँ ना तो बोलो। अब वो हट जाएंगे। लेकिन जब सेना आ गई तो अब इनका शासन था, तो इसने क्या किया, जो बुरहान है, इसने क्या किया कि जो सिविल पॉलिटिशियंस हैं इनको भंग कर दिया, मतलब टीएससी से हटा दिया। बोले सिविल पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं है, बात हो गई अपनी अमेरिका से, दिखा लिए जितना लोकतांत्रिक दिखाना था। सही बात, समझ रहे हो? ये जो घटना हुई, जो सिविल पॉलिटिशियन को हटाया गया, इसी को सूडान कूप डी एटा कहा जाता है ना?
सूडान कूप डिएटा मतलब सैन्य शासन की स्थापना, जनता के कल्याण के लिए। सूडानी वर्ड है जिसका अर्थ होता है जनता के कल्याण के लिए सैन्य शासन की स्थापना। इस घटना को जो सिविल पॉलिटिशियंस को हटाया गया टीएससी से, उसको कूप डेटा कहा जाता है ना। इंग्लिश में कूप डी एटा लिखेंगे, ठीक है ना, एटाट ऐसे, एटाट, ठीक, जबकि हिंदी में कूप डेटा ऐसा, सही बात। ये हटा दिया। अब जैसे कूप डेटा हटाया, मतलब हटा दिया सिविल पॉलिटिशियंस को, तो अब केवल बुरहान और दगालो का ही चल रहा था। अब इसमें क्या होता है, यहां तक तो ठीक था हटाने के बाद। अब होता क्या है, जैसे अब बुरहान है और इधर क्या है आपका दगालो, ठीक। अब हटाने के बाद जो अक्टूबर 2021 में कूप डेटा होता है, मतलब अक्टूबर 2021 में, मतलब नवंबर 2021 को सेना का शासन खत्म होने वाला रहता है, उसके एक महीना पहले ही वो क्या कर देते हैं, सिविल पॉलिटिशियन को बर्खास्त कर देते हैं कि अब मिलिट्री का शासन होगा। बर्खास्त किया, वहां तक भी ठीक था, अब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब बुरहान क्या करता है कि अब वापस से जो कुछ सिविल पॉलिटिशियंस होते हैं की नियुक्ति करने लगता है, फिर वापस से कुछ मंत्रियों की, और नियुक्ति करने लगता है। वहां पर भी दिक्कत नहीं था। किसकी नियुक्ति कर रहा है, ये देखो आप, जो बशीर है ना, बशीर कौन सा, जो 89 से 2019 तक शासन किया, बशीर के गुट के लोगों को शामिल करने लगता है। समझ में आई मेरी बात? यहीं से अब युद्ध की शुरुआत होगी। बशीर के गुट के लोगों को शामिल करता हूं। याद करो, पूरी कहानी बताऊं आपको कि बशीर किस पर भरोसा कर रहा था, ये बताओ, दगालो पर। तो बशीर के गुट के लोग भी किस पर भरोसा कर रहे होंगे, दगालो पर। लेकिन दगालो ने दगा दे दिया, बशीर को दगा दिया। तो अब क्या बशीर के गुट के लोग दगालो पर भरोसा करेंगे? नहीं। और ये क्या कर रहा है, बशीर के गुट के लोगों की नियुक्ति कर रहा है। तो दगालो के मन में संदेह पैदा हुआ कि कहीं ये वही गेम तो नहीं खेल रहा है जो मेरे साथ, मतलब जो, हाँ, जो मैंने कर दिया था। दगालो के मन में ये चीज आएगी। फर्स्ट रीजन ये है, समझ में क्या, दगालो, हाँ, नाम भी जोरदार नहीं, दगालो, ठीक है। तो दगा लो, दगा दो, ठीक है। तो ये हुआ। तो पहला रीजन इसके मन में आया, भाई ये मेरे साथ गेम करेगा बुरहान जो है, ठीक। अच्छा, दूसरा एक और चीज है बेटा, जैसे बहुत दुख है यार, हाँ, फिर बनाना पड़ता ना, इसलिए। एक बात, दूसरा रीजन देखो बेटा, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, अभी तक दोस्ती चल रही थी। जैसे ही इसने कूप डेटा के बाद में नए नए सिविल पॉलिटिशियंस को अपॉइंट करना शुरू किया, जो कि बशीर रिजिम के थे, बशीर के गुट के थे, तो अब यहां से इसके मन में डाउट आना शुरू होगा कि ही कैन ओवरथ्रो मी ऑल्सो, ये मुझे भी क्या कर सकता है, निपटा देगा, ठीक। दूसरा, और क्यों लग रहा है उसको निपटा देगा, सूडान का जो राजधानी है वो है खार्तूम, ठीक। सूडान का इतिहास रहा है कि सूडान में शासन अमीर वर्ग के लोगों ने किया, एलीट क्लास, और खास तौर पर पूर्वी सूडान के साइड के, जो खार्तूम, यहीं से नाइल नदी बह रही है, खार्तूम और नाइल नदी के आसपास के जो क्षेत्र है, वहीं के लोग शासन किए, शासन वहीं के लोग किए। और ये जो बुरहान है वो भी यहीं से आता है, खार्तूम से। इसका मतलब आगे भी शासन यही करेगा, उसके मन में आ रहा है। दूसरा, उसने बशीर रिजिम के लोगों को अपॉइंट करना शुरू किया, वो भी उसी क्षेत्र के, मतलब क्षेत्रवाद आ रहा है। और ये जो है, ये पश्चिमी सूडान का रहने वाला है, पश्चिमी सूडान से आता है, जिसको दारफोर कहा जाता है, दारफोर क्षेत्र से आता है। कौन? दगालो। और दारफोर क्षेत्र जो है ग्रामीण आबादी वाला क्षेत्र है, बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र है आर्थिक दृष्टिकोण से। तो अब इसको यह लग रहा है कि अब तो मेरे को शासन मिलेगा नहीं, क्योंकि ये बशीर गुट के लोगों को अपॉइंट करा है जो मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे।
ठीक, फिर ये एलिट क्लास से आता है, अपने लोगों को भर रहा है, मतलब मैं तो दारफोर से आता हूं तो मुझे शासन करने का मौका नहीं मिलेगा। और ये विवाद बढ़ते बढ़ते 15 अप्रैल से राजनीतिक संघर्ष शुरू हुआ और ये विवाद बढ़ते बढ़ते संघर्ष की लड़ाई, दोनों में सत्ता के संघर्ष की लड़ाई है, ठीक है ना, द फाइट ऑफ पावर और सुप्रीमेसी। और ये सत्ता के संघर्ष की लड़ाई जो है ये 15 अप्रैल से शुरू होती है, जो राजनीतिक गतिरोध से लेकर सैन्य कार्यवाही में बदल जाती है 19 अप्रैल 2023 को, और इसी को कहा गया सूडान संकट। समझे? सो बेसिकली सूडान क्राइसिस क्या है? तो सूडान क्राइसिस क्या है? द फाइट ऑफ पावर ऑफ सुप्रीमेसी बिटवीन द एसएएफ वर्सेस आरएसएफ, सेना और अर्धसैनिक बल के बीच की लड़ाई है। समझे? पूरी समझ में नहीं सी कहानी, स्टोरी क्या है सूडान संघर्ष। अब होता क्या है कि जैसे ही युद्ध चालू होता है तो एक्चुअल तो आर्मी ये है, ठीक, जिसका अध्यक्ष कौन है आपका? बुरहान, और यही राष्ट्रपति। इसने क्या कर दिया? आरएसएफ को भंग कर दिया 19 अप्रैल को, भंग कर दिया, मतलब कोई पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है, और भंग करके इसको सूडान के पैरामिलिट्री फोर्स की जगह पर रिबेल ग्रुप जो है घोषित कर दिया, मतलब विद्रोही संगठन। समझ आया? युद्ध और बढ़ गया। और ये सैन्य संघर्ष की वजह से इतना ज्यादा सैन्य संघर्ष बढ़ा कि अभी तक लगभग 420 लोगों की इसमें मृत्यु हो चुकी है ना, अराउंड 420 पीपल हैज बीन डाइड, मतलब 420 लोग मर चुके हैं। लगभग आपका 3700 लोग जो हैं वो घायल हो चुके हैं इस युद्ध में, ठीक है, अराउंड 3700 पीपल आर इंजर्ड। तो 3700 लोग लगभग इसमें घायल हो चुके हैं। समझ में? और जब ये इतना बड़ा युद्ध चल रहा है और एक्चुअली बहुत सारे भारतीय जो है वो इस रीजन में है, सूडान में है, ठीक है, और सूडान के दारफुर क्षेत्र में है, जहां पर सबसे दारफुर और खार्तूम, खार्तूम क्योंकि राजधानी है सूडान की, और दारफुर क्षेत्र जहां पर काम वगैरह ज्यादा मिलता है, वहां पर ज्यादा भारतीय जो है फंसे हुए हैं, क्योंकि बीच युद्ध में भारतीय फंसे हुए हैं। और लगभग ऐसा कहा जाता है कि सूडान में लगभग 3000 भारतीय जो है फंसे हुए हैं, और इन्हीं भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। और ऑपरेशन कावेरी जो है आपका ये 24 अप्रैल 2023 को प्रारंभ किया गया। 24 अप्रैल 2023 the operation Kaveri has been started. It was announced by the foreign minister of India S जयशंकर जी। एस जयशंकर ने इसकी घोषणा किया ऑपरेशन कावेरी को चलाए जाने का 24 अप्रैल 2023 को, ठीक है, 24 अप्रैल 2023 को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया। ऑपरेशन कावेरी जो है ये वी मुरलीधरन जो कि भारत के विदेश राज्य मंत्री हैं, इनके अध्यक्षता में चलाया जा रहा है, ठीक है। एमओएस फॉर फॉरेन मिनिस्ट्री, भारत के विदेश राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन, इनकी अध्यक्षता में ये चलाया जा रहा है। वी मुरलीधरन वहीं सूडान में ही है, ठीक है, जहां से भारतीयों को इवैक्यूएट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो ऑपरेशन कावेरी है इसमें दो चीजों को यूज किया जा रहा है, एक एयरवेज को यूज किया जा रहा है और एक आपका वाटरवेज को यूज किया जा रहा है, मतलब जल मार्ग से निकालने की कोशिश की जा रही है और एक वायु मार्ग से, क्योंकि थल मार्ग संभव नहीं है क्योंकि लैंड लॉक्ड है पूरा, है ना। लाल सागर के माध्यम से हम एक तो जल मार्ग से जा सकते हैं, एयर से जा सकते हैं, और बाकी अगर हम थल से तो जा ही नहीं सकते, तो इसलिए एयर और वाटरवेज का यूज किया जा रहा है। एयर के लिए C-130J जो भारत के एयरक्राफ्ट्स है उनको लगाया गया है, ठीक है ना, C-130J। और वाटरवेज के तौर पर हमारा जो युद्धपोत है INS सुमेधा, INS सुमेधा को भेजा गया है। INS सुमेधा को पोर्ट सूडान, ठीक है ना, सूडान का जो बंदरगाह है पोर्ट सूडान, वहां पर तैनात किया गया है, पोर्ट सूडान में लगाया गया है। और C-130J जो है ये संयुक्त अरब अमीरात के जेद्दा हवाई अड्डे, जो कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, वहां पर तैनात किया गया है और इसके माध्यम से इनको इवैक्यूएट किया जा रहा है। दिस इज ऑपरेशन कावेरी। समझ आया?
हमेशा हमारे देश में मतलब ऑपरेशंस के नाम जो है अलग अलग रखे गए हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं ऑपरेशन कावेरी, इसके पहले आप सुने ऑपरेशन गंगा, इसके पहले आप ऑपरेशन देखे देवी शक्ति, है ना, ये भी देखे थे। इसके पहले देखे वंदे भारत, देखे हो ना, सुने होंगे वंदे भारत 2020 कोरोना महामारी से लोगों को निकालने के लिए, ठीक है। देवी शक्ति 2021 अफगानिस्तान क्राइसिस, गंगा यूक्रेन से निकालने के लिए 2022, और ऑपरेशन कावेरी अभी आपका सूडान से निकालने, ठीक है। कावेरी ही नाम क्यों रखा गया, ऑपरेशन कावेरी क्यों रखा गया? तो आप एक चीज देखें, कावेरी नदी जो है वो हमारे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में बहती है, ठीक, जिसको वहां की जीवनदायिनी और वहां के लोग जो है कावेरी अम्मा नाम देते हैं और पूजा करते हैं उनकी, कावेरी नदी की। तो बहुत सारे अड़चनों से होते हुए भी कावेरी नदी जो है बह करके अपने मंजिल तक पहुंच आती है। सूडान से भारतीयों को निकालना बहुत अड़चन भरा है, क्योंकि जो आप जो सूडान पोर्ट की जो हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअल खार्तूम शहर से 850 किलोमीटर दूर है। मतलब वहां तक लेकर के आना, फिर पोर्ट से लेकर के आना एक बड़ा टास्क है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, लेकिन सरकार वो करेगी। तो काफी अड़चनों के बावजूद भी जो अपने गंतव्य पर पहुंच जाए वो कावेरी है। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कावेरी रखा गया है कि तमाम अड़चने तो हैं लेकिन हम भारतीयों को वहां से निकाल करके रहे, एंड दिस इज ऑपरेशन कावेरी। अब इसमें जैसे ये जो सूडान विवाद है, इसको लेकर के अलग अलग देशों की राय अगर देखें कि कौन सा देश क्या कर रहा है, तो किसी देश ने अभी कुछ खास किया नहीं है, अपने नागरिकों को निकालने का बस प्रयास कर रहे हैं। यूएनओ, अमेरिका, इन देशों ने बस दोनों ही ग्रुप से सीज फायर का ऐलान किया कि भाई सीज फायर करें, मतलब युद्ध विराम कर लें, और बात को मान लिया है इन लोगों ने। मतलब 3 दिन का सीज फायर किया कि आप अपने अपने लोगों को निकाल लो, फिर अपन लड़ लेंगे, ठीक है। तो 3 दिन का सीज फायर है अभी, तो उसी बीच में सब निकाला जा रहा है, ठीक है। ये था सूडान क्राइसिस और ये वाला हिस्सा खत्म। अब अपन कल की क्लास में शुरू करेंगे अन्य किसी टॉपिक, ठीक है। लिखाऊंगा नहीं, मैं इसको बता रहा हूं, ठीक है। एक जो बैठ करके एकदम बढ़िया हाथ बांध करके एकदम हो मजा ले रहे थे ना, वो मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था कि लास्ट में बोलूंगा, ठीक है। चलो टाटा।